Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So student, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसको आपके सिलेबस में असेसमेंट के नाम से दिया हुआ है। लेकिन अब इस चैप्टर में जो हमें सब चीज़ें पढ़नी हैं वो ना केवल असेसमेंट बल्कि उसके साथ ही साथ हमें मेजरमेंट और इवेल्युएशन को भी पढ़ना होगा, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं मापन, मूल्यांकन और आंकलन। तो आपके सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो केवल आकलन के बारे में लिखी हुई है, लेकिन जब तक हम मापन और मूल्यांकन को नहीं समझेंगे आकलन अधूरा है उनके बिना। तो देखो अब इनको किस तरीके से समझना है, सारी चीज़ें हम इसको समझते हुए चलेंगे। जितना भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हों, यानी कि जो आपने आज तक रिलायबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी ये सब चीज़ें पढ़ी, चाहे फिर वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, समेटिव असेसमेंट हो, CCE हो, इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे अपने इस चैप्टर में। और ये चैप्टर ना केवल आपके CDP के लिए स्टूडेंट्स बल्कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी होती है उसमें भी आप देखोगे कि इवेल्युएशन के नाम से एक चैप्टर ज़रूर लास्ट में दिया होता है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि CDP के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी पेडागॉजी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट के आपके जो आपका हर सब्जेक्ट के बाद 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके लिए भी एवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधी से बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे और आधी चीज़ें हम अपने जब सब्जेक्ट की पेडागॉजी करेंगे तो वहाँ पर। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर। तो देखो अब इसको हम किस तरीके से समझेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी, मेजरमेंट, इवेल्युएशन और असेसमेंट। तो देखो अब हमें ये समझना होगा कि क्या चीज़ें हमारे लिए, कौन सी चीज़ इन तीनों में से ज़्यादा अच्छी है, किसको हम किस तरीके से और कब यूज़ किया जाता है। तो देखो आपको यहाँ पे ना 3 लेटर्स दिख रहे होंगे, एक तो असेसमेंट, एक आपको दिख रहा है इवेल्युएशन और एक आपको दिख रहा है यहाँ पे मेजरमेंट। तो अब आप देखो अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लगाएंगे और ABCD अगर मैं लिखना स्टार्ट करूँ तो ABCDEFGHIJKL। तो देखो अगर मुझे इस E पर जाना है तो मुझे A से भी चलना पड़ेगा और मुझे इस M से भी चलना पड़ेगा, तब मैं इस E पर आ पाऊंगी। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इन तीनों चीज़ों को याद रख सकते हो कि जब मैं असेसमेंट को और मेजरमेंट को, यानी कि जब हम आकलन करते हैं और मापन कर लेते हैं, दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, तो वो ही चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं, मूल्यांकन में। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो इवेल्युएशन है यानी कि मूल्यांकन है वो मेजरमेंट का और असेसमेंट का योग है। ठीक, क्योंकि देखो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, ये चीज़ें तो हमने बहुत बार सुन चुके हैं कि जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि एक तरह का मात्रात्मक हमें रूप दे देता है किसी चीज़ के बारे में कि भाई ये चीज़ कितनी है। मतलब जिसे हम कह सकते हैं हाउ मच किसके लिए कह सकते हैं हम ये बात, ये हम बोल सकते हैं मेजरमेंट के लिए। लेकिन वो चीज़ जो हाउ मच हमें मिला, मान लो हमें ये 15 जो मिला, ये 15 कितना अच्छा है, ये 15 कितना बुरा है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में हमें 15 मिला है, नेगेटिव सेंस में हमें 15 मिला है, ये चीज़ें हमें कौन बताता है, ये चीज़ें हमें बताती हैं इवेल्युएशन। इसीलिए स्टूडेंट्स हम बार बार ये कहते हैं कि जो मेजरमेंट होता है यानी कि जो मापन होता है वो मूल्यांकन का एक छोटा सा पार्ट होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसका केवल एक पक्ष होता है। वहीं अगर मैं इवेल्युएशन की बात करूं तो ये अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें कि हम भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि आखिर इवेल्युएशन में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं यहाँ पर, तो मेजरमेंट पे हमने क्या देखा कि हमने कितनी चीज़ों को पढ़ लिया, मतलब हाउ मच, वही जो मैंने आपको बताया। लेकिन इवेल्युएशन में हम ये भी चेक करेंगे कि आखिर जो चीज़ें हमने पढ़ाई बच्चों को, हमने जिन तरीक़ों से पढ़ाई बच्चों को, और जो बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने थे, यानी कि जिन लक्ष्यों की प्राप्ति बच्चों को अपनी पढ़ाई के द्वारा करनी थी, तो वो किस सीमा तक कर पाए हैं। और यही एक NCERT ने डेफिनेशन भी दी है। अकॉर्डिंग टू NCERT इवेल्युएशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो यही कहते हैं कि मूल्यांकन का मतलब है कि जो दिए गए हमारे लक्ष्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बच्चों ने किस सीमा तक, ठीक है, और जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे गए वो बच्चों के लिए कितने यूज़फुल थे, मतलब उन्हें जो लक्ष्य प्राप्ति करनी थी उसमें वो हमारे इंस्ट्रक्शंस कितने यूज़फुल रहे। वहीं से तो हमें पता चलेगा, मान लो कि अगर एक क्लास में
ठीक है, कुछ बच्चे किस सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उन बच्चों में कमी थी? नहीं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पढ़ाने के तरीकों में कमी थी, तभी वो बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पाए। इसीलिए इवेल्युएशन हमें यही बताता है कि आखिर वो ना केवल बच्चे के बारे में कि बच्चे ने कितना सीखा, बल्कि वो ये भी बताएगा कि टीचर ने जिन तरीकों से बच्चों को समझाया वो तरीके कहाँ तक उस बच्चे के काम में आ पाए, मतलब वो जो इंस्ट्रक्शंस, वो जो मैथडोलॉजी यूज़ करी गई वो बच्चे के लिए कितनी यूज़फुल थी। तो ये सब चीज़ें हमें किसके थ्रू पता चलती हैं? अपने इवेल्युएशन के थ्रू। इसीलिए जो मूल्यांकन है, ठीक, वो हम कह सकते हैं हम बच्चे का ओवरऑल इवेल्युएट कर पाते हैं, लेकिन मापन के थ्रू या असेसमेंट के थ्रू हम बच्चे को पूरी तरीके से इवेल्युएट नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे आंकलन, इस आंकलन का मतलब, असेसमेंट का मतलब क्या होता है एक तरह से कि हम बच्चे को यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को एक हमने उसके अचीवमेंट के लिए मात्रा दे दी। इन दोनों चीज़ों को जब हमें मिला दिया तो हमने देखा कि हमने बच्चे का इवेल्युएशन कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में कि आखिर इस मूल्यांकन में और इस मापन में क्या डिफरेंस होता है, तभी आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मापन है ये इसका एक पक्ष है, और अगर मैं इवेल्युएशन की बात करती हूँ तो ये अपने आप में पूरा का पूरा सिस्टम है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट है हमारे पास, यानी कि जो मापन है, इसका जो क्षेत्र है वो हम कह सकते हैं थोड़ा छोटा है। ठीक, क्योंकि अपने आप में बस एक पार्ट है किसका? इवेल्युएशन का। वही मैं कहूँगा इवेल्युएशन के बारे में तो ये अपने आप में एक व्यापकता शो करता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस शो करता है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इसी तरीके से जो सबसे मेन डिफरेंस इन दोनों में आता है वो आता है कि जो मापन है ये एक मात्रात्मक है। ठीक, यानी कि हम क्या करते हैं, इसमें केवल बच्चों को नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इस बच्चे के नंबर 18 आए हैं, 19 आए हैं, 17 आए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी बच्चे के नंबर 18 आए हैं, हो सकता है कि उसने चीटिंग करके 18 नंबर लाए हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर उसके 20 में से 18 नंबर आए हैं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर हम इवेल्युएशन में कह रहे हैं कि उस बच्चे के जो नंबर है वो 18 आए हैं, तब हम वहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, ये बच्चा सच में इंटेलिजेंट है। मतलब कि जो हम यहाँ पे बच्चे को नंबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उसके आगे आने वाली लाइफ की प्रोडक्टिबिलिटी नहीं कर सकते। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे स्कूल का टॉपर रहा होगा या कॉलेज का टॉपर रहेगा उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये लाइफ में आगे जाके सक्सेसफुल होगा ही होगा। लेकिन अगर हमने किसी बच्चे को इवेल्युएट किया है, मतलब अगर हम उस बच्चे का माइंडसेट जानते हैं, उस बच्चे की पर्सनैलिटी को जानते हैं, तो हो सकता है कि बेशक उस बच्चे के नंबर स्कूल में कम रहे हो, लेकिन हम उसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये बच्चा लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। जैसे कि आइंस्टाइन था, ठीक, तो आइंस्टाइन का क्या था, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन वो फिर भी कितने बड़े साइंटिस्ट बने। तो हम केवल किसी मात्रा के रूप में, मतलब हम किसी नंबर्स के बेसिस पे किसी भी बच्चे को डिफाइन नहीं कर सकते उसके फ्यूचर के बारे में। ठीक, एक जो इसका मेन डिफरेंस बनेगा। अब नेक्स्ट डिफरेंस कि ये जो हमारे पास मेजरमेंट होता है ये हमारे पास होता है कंटेंट आधारित, यानी कि ये किस पर होता है? विषय वस्तु पर आधारित। हमें यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि बच्चे ने जो कंटेंट है, यानी कि जो उसे चीज़ें डेफिनेशन है, एक तरीके से मैं कहूँ कि वो उसे कितने अच्छे से याद कर पा रहा है, यहाँ पे हम केवल ये चेक करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स बच्चे को फुलफिल करने थे, यानी कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, बच्चे ने उसको कितने अच्छे से अचीव किया है। जैसे कि आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल 3 इडियट वाली मूवी हम सबने देखी होगी। तो जब वहाँ पे वो जो टीचर होते हैं वो एक मशीन की डेफिनेशन पूछते हैं, तो जो उन्हें जो आमिर खान होते हैं वो कहते हैं कि जो हमारे काम को आसान बनाए, तो वो जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि अरे ये क्या डेफिनेशन हुई। लेकिन वहीं पे जो चतुर होता है वो एक उन्हें बिल्कुल किताब की रटी रटाई डेफिनेशन बता देता है, तो वो टीचर बहुत खुश हो जाते हैं। तो उसमें क्या था कि वो जो टीचर थे उनका ध्यान केवल कहाँ था? विषय वस्तु पर था। उनका ध्यान ये नहीं था कि उसको वो डेफिनेशन समझ में आई या उसका वो प्रैक्टिकल यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, इस बात से यहाँ पे कोई मतलब नहीं देखा जाता। लेकिन वो कितने अच्छे से चीज़ों को याद कर पा रहा है, अपनी मेमोरी में स्टोर कर पा रहा है, एक तरह से वो सब चीज़ें किस में चेक करी जा रही हैं? हमारे मेजरमेंट में चेक करी जा रही हैं। तो ये हम देख सकते हैं किस तरीके से कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन आपस में कितना डिफरेंस रखते हैं। वहीं अगर हम कभी कभी पहले अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट इसको एक ही चीज़ समझते हैं कि मेजरमेंट और इवेल्युएशन एक चीज़ है, लेकिन इन तीनों में आपस में बहुत
एक मैं कह सकती हूँ मेजर डिफरेंस है, जो कि आपको इस चैप्टर की वीडियोस को पढ़ने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसमें और डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ स्टूडेंट, तो मेजरमेंट क्या होता है कि हमें इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि हम मेजरमेंट किस टाइम करना चाहते हैं, बच्चे का जो मापन है वो किस टाइम करना चाहते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ा होगा कि कोई एक समय निर्धारित करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसकी बात करूं, मूल्यांकन की बात करूं, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये एक हमारे पास कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि जो बच्चे का इवेल्युएशन है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसका हर टाइम चलता रहता है। मतलब वो बच्चा किस तरीके से अपनी क्लास में उठ रहा है, किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से जो उसकी लर्निंग है उसमें डिफरेंस आ रहा है, वो लगातार जब चीज़ें नोटिस होती जाती हैं, मतलब उसके लिए हमें किसी टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चीज़ें हमारी किस में इंक्लूड होती हैं, इवेल्युएशन में। तो ये थे हमारे पास मेजरमेंट के और इवेल्युएशन के मेन डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं अपनी आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक अच्छा इवेल्युएशन है, अगर हम एक अच्छा टेस्ट बनाना चाहते हैं, तो उसमें मेन क्या क्या हमारे गुण होने चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक अच्छे वैल्यूएशन की, सबसे पहली जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारे पास रिलायबिलिटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम एक ऐसे वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं जिस पर हम विश्वास कर सकें। मतलब देखो, बिल्कुल हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। ये 6 से 7 पॉइंट्स हैं जो मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, और जिनसे मैं कह सकती हूँ हर एक एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, विश्वसनीयता की बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा टेस्ट जिस पर हम क्या कर सके, विश्वास कर सके। मतलब क्या हुआ इस बात का कि मान लो कोई बच्चा है जिसने कि टेस्ट दिया, और 20 में से फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए उसके 18 नंबर आए। तो अब हम रिलायबल टेस्ट किसे कहेंगे कि अगर उसने पहले टेस्ट दिया तो उसके 18 नंबर आए, अगली बार जब मान लीजिए सेम क्वेश्चन पेपर उसी बच्चे को फिर से दिया गया तो उसमें उसके मान लीजिए 17 नंबर आए। ठीक, फिर उसी तरीके से मान लीजिए कि 6 महीने बाद फिर से उसे वही पेपर सॉल्व करवाया गया, तो मान लो इस बार उसके 18.5 यानी कि 18.5 नंबर, यानी कि पहले आए 18, फिर आए 17, फिर आए 18.5, और फिर से जब 6 महीने बाद एक बार और टेस्ट लिया गया तो उसके आए मान लीजिए 19 नंबर। ठीक, इस तरीके से उसका स्कोर रहा किसी एक सेम टेस्ट के लिए। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, विश्वसनीय टेस्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, विश्वसनीय टेस्ट हम वो कहते हैं कि अगर हमने किसी चीज़ पर मान लो उस टेस्ट पेपर में विश्वास कर सके। मतलब कि ऐसा ना हो कि जब वो पहली बार 18 नंबर लेकर आया था तो उसने कहीं से चीटिंग कर ली हो इसलिए 18 आ गए हों, और अब की बार जब उसने टेस्ट दिया मान लो उसके 9 नंबर रह गए क्योंकि उसे चीटिंग करने को नहीं मिली। तो ऐसे टेस्ट को हम विश्वसनीय टेस्ट नहीं कहेंगे। ठीक, जब जो हमारे स्कोर होते हैं वो एक जैसे रहें, जो वो एक ही रेंज में आए, तो ऐसे टेस्ट को तो हम विश्वसनीय कह सकते हैं। बाकी अगर इस तरीके से हमारे जो स्कोर हैं वो बहुत ऊपर नीचे आए तो उस टेस्ट को हम विश्वसनीय नहीं कह सकते। तो इसके लिए विश्वसनीय टेस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे अदर फैक्टर्स हैं उनको हम निगलेक्ट कर दें। जैसे कि मान लो कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जब बच्चे ने टेस्ट दिए तो उसकी जो तबीयत है वो एकदम ठीक हो। मान लो कि जब उसने पहले टेस्ट दिया तो उसकी तबीयत एकदम ठीक थी, वो एकदम फिजिकली मेंटली वो एकदम स्टेबल था बंदा, लेकिन अब मान लो कि यहाँ पे उसको फीवर हो जाता है, या उसके मान लो घर में किसी की इसके बहुत करीबी की किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या होगा कि क्या वो उसी मेंटल हालत में होगा? नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के इफ़ेक्ट को हटाकर अगर हम उस बच्चे का टेस्ट लेते हैं और वो 17 लेकर आता है तो उसे तो हम विश्वसनीय कह सकते हैं। लेकिन अगर ये फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसके जो स्कोर कम हो जाते हैं, तो ऐसे टेस्ट को हम विश्वसनीय टेस्ट नहीं बोल सकते। जैसे कि इसका और मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि हम सब सुबह उठने के लिए क्या करते हैं कि भाई अगले दिन हमें 4 बजे उठना है, हमें पढ़ाई करनी है, तो हमने एक 4 बजे का अलार्म सेट कर दिया। अब हम चाहे 4 बजे उठे ना उठे, लेकिन उस अलार्म का काम है कि वो डेली 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 4 बजे पर ही रिंग करेगा, 4 बजे पर भी हर बजे रिंग करेगा। तो यानी कि हम उस अलार्म क्लॉक को क्या कह सकते हैं, विश्वसनीय कह सकते हैं। मतलब अगर किसी परफॉर्मेंस में हमें कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, ठीक, किसी टेस्ट के द्वारा हमें किसी बच्चे की कंसिस्टेंसी पता चलती है, तो उस टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं, विश्वसनीय कह सकते हैं।
अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो बच्चे का एकदम कंडीशन थी वो एकदम ठीक थी, और यहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा था वो बीमार हो गया या उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जिसकी वजह से वो अपना फोकस पूरा का पूरा टेस्ट पे नहीं लगा पाया और उसके 9 नंबर आए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कुछ एरर्स रह सकती हैं, कुछ मिस्टेक्स रह सकती हैं। अब अगर हम मिस्टेक की बात करें तो वो 2 लेवल पर हो सकती हैं, एक तो बच्चे के लेवल पर और एक एग्जामिनर के लेवल पर। फॉर एग्जाम्पल आप मान के देखो कि हमारा कोई सब्जेक्टिव टेस्ट हो, मतलब जिसमें कि हमें एक ऐसे लिखना हो, ठीक है। अब मान लो बच्चे ने वो ऐसे लिखा, ठीक है। जब पहले वो उस बच्चे ने ऐसे लिखा, जो टीचर ने उसकी चेकिंग करी, तो उसने क्या करा, उसको राइटिंग के बेसिस पे भी मार्क्स दिए, उसको कंटेंट के बेसिस पे भी मार्क्स दिए और उसको प्रेजेंटेशन के बेसिस पे भी मार्क्स दिए। लेकिन जब क्या हुआ कि 6 महीने बाद उसने जब वो टेस्ट दिया, तो एग्जामिनर क्या हो गया, चेंज हो गया। और एग्जामिनर अब क्या करता है, जो इस एग्जामिनर का माइंड सेट है, वो क्या करता है कि वो ना केवल प्रेजेंटेशन के नंबर देता है, मतलब उसको अच्छा लगता है कि बच्चे ने जो भी चीज़ें लिखी हों वो प्रेजेंट करके लिखी हों। तो इस पे भी क्या हो गया कि हमारे पास क्या हो गया कि 2 लेवल पे गलतियां हो सकती हैं, एक तो बच्चे के लेवल पे गलतियां और एक एग्जामिनर के लेवल पे गलतियां। ये बिल्कुल आप इसी तरीके से मानो, इसको इस प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से याद रखो, जैसे कि एक लाइन हमने सुनी है कि विश्वास को हम एक बार तो किसी का जीत सकते हैं, ठीक है, विश्वास को हम किसी का जीत सकते हैं, लेकिन उस विश्वास को अपने ऊपर बनाए रखना, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने आज आपसे कह दिया कि मैं आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, मान लो आपने मेरी बात पे विश्वास कर लिया, लेकिन आपके इस विश्वास को मैं कितना दूर तक लेके जाती हूँ, क्या मैं आपके CTET तक आपके सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करवा पाती हूँ, तो वो मेरी रिलायबिलिटी होगी। तो यही चीज़ होती है हमारी विश्वसनीयता। चलिए इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है वो है हमारे पास वैलिडिटी, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वैधता। वैधता मतलब कोई चीज़ वैलिड है या नहीं, कोई टेस्ट किसी चीज़ पर वैलिड है या नहीं, उस बात का मतलब है वैलिडिटी। मतलब क्या है इस बात का, अगर मैं टेस्ट के पर्सपेक्टिव में देखूं कि अगर कोई टेस्ट मैंने किसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए बनाया है, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए बनाया है, तो वो उसी पक्ष को एवेल्युएट करे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे किसी बच्चे की रीजनिंग स्किल्स चेक करनी है, तो जो मैं टेस्ट बनाऊँ वो रीजनिंग से ही रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी रीजनिंग चेक करनी है और मैंने उसको दे दिया हिंदी का गद्यांश कि बेटा जाओ इसमें से क्वेश्चन ढूंढ लो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे बच्चे की कोई जो उसका कोई मान लो हम कह रहे हैं पर्टिकुलर एस्पेक्ट उसका चेक करना है, तो उसी एस्पेक्ट से रिलेटेड उसको क्वेश्चन भी दिए जाने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक लाइव एग्जांपल देते हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा। अगर मैं कहूँ कि नीरज चोपड़ा एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो मुझे क्या करना होगा, उनके जैवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को अगर हम देखें, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स में देखा उन्होंने हमारे देश को गोल्ड दिया, तो अगर मैं कहूँ तो ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ उसके बाद जो उनके इंटरव्यूज़ आए, तो उसमें हमें वो क्या कहते हुए सुने बार बार कि जब भी उनसे कोई रिपोर्टर होता था वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछता था, तो वो कहते थे कि नहीं मुझसे ना हिंदी में पूछो, आपको जो भी बात करनी है। तो उनकी भाषा के आधार पर मैं ये नहीं कह सकती कि वो एक अच्छे खिलाड़ी नहीं है। मतलब अगर मुझे ये बोलना है कि कोई एक अच्छा प्लेयर है, तो मुझे उसको उसके प्लेइंग ग्राउंड पर ही चेक करना होगा, ना कि उसकी लैंग्वेज के आधार पर। तो यही जो हमारा एक टेस्ट है, यही जो हमारी प्रॉपर्टी है इस टेस्ट की वैलिडिटी, वो ये कहती है कि बच्चे की जिस प्रॉपर्टी को हमें चेक करना है, तो जो टेस्ट है हमारा वो भी उसी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे की इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है और हम बच्चे से क्या बनवा रहे हैं, खाना बनवा रहे हैं। ये चीज़ें हम किसी टेस्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या है, हो गई हमारी वैधता, यानी कि अगर जो रूल्स हमने किसी चीज़ के लिए बनाए हैं पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो वो उसी ग्रुप पर अप्लाई हो। जैसे कि मान लो कि अभी हम क्या करते हैं कि जैसे कि टोल अगर हमें पास करना होता है, तो हमें क्या मिल जाता है, उसके लिए एक पास मिल जाता है। जो लोकल के लोग होते हैं उन्हें उसके लिए पास मिल जाता है कि उसको वहाँ के लोगों को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना है उसके लिए। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक टाइम लिमिट रख दी जाती है कि आपके पास ये 1 महीने का टाइम है या 2 महीने का टाइम है कि आप इस पास से यहाँ से निकल सकते हो। लेकिन 2 महीने के बाद क्या होता है कि वो पास एक्सपायर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 या 2 महीने के लिए तो वो पास हमारे लिए वैलिड है, बाकी अगर वो लिमिट क्रॉस कर देता है तो वो पास वैलिड नहीं है। या फिर और अच्छा एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में
आते जाते हैं, जैसे कि मान लो हमें बस में आना जाना है, तो अगर हमने टिकट ली तो वो एक ही बार के लिए होगी। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज दिल्ली से मेरठ जाना चाहती हूँ तो मैंने आज टिकट ले ली तो वो टिकट मेरी 10 दिन बाद भी काम करेगी, वो 10 दिन बाद वैलिड ही नहीं होगी। तो इसी चीज़ को हमने क्या बोला, वैलिडिटी बोला। तो अभी तक हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, और जो तीसरी प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है वो है स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। अब देखो नाम से अगर हम ध्यान इसको रखना चाहें तो हमें ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमें उसे इक्वल इक्वल बांटना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमारे पास कोई सामान है, कोई वस्तु है जिसको हमें सब बच्चों में ना इक्वल इक्वल बांटना है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। मतलब क्या होगा कि अगर जब हम इक्वल की बात करते हैं कि हमारे पास हम किसी भी चीज़ में कोई क्या ना कर दें, कोई पक्षपात ना कर दें। मतलब हम कोई क्या ना कर दें कि ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को तो कोई चीज़ ज़्यादा मिल जाए, किसी बच्चे को कोई चीज़ कम मिल जाए। मतलब अगर मैं कोई टेस्ट बना रही हूँ तो वो टेस्ट हम गिफ्टेड बच्चों पर भी लगा सकें, वही टेस्ट मैं स्लो लर्नर पर भी लगा सकूँ, और वही टेस्ट मैं एक एवरेज बच्चे पर भी लगा सकूँ। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या बोलते हैं कि वो एक वस्तुनिष्ठ टेस्ट है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो हमारे टेस्ट बनाए जाते हैं जनरली वो क्या होता है कि वो हमेशा जो उनका डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो मॉडरेट रखा जाता है। मतलब एक जो टेस्ट पेपर बनाया जाता है वो इस तरीके से ध्यान में रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैक्सिमम जो बच्चे हैं उसको सॉल्व कर पाएँ, चाहे वो एक एवरेज बच्चा हो, चाहे वो एक गिफ्टेड लर्नर हो, और चाहे वो एक हमारा स्लो लर्नर हो। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता। और ये जो अभी तक हमने तीनों प्रॉपर्टीज़ देखी, अब आप खुद सोच के देखो कि अगर मैं सब्जेक्टिव टाइप कोई टेस्ट लेती हूँ या अगर मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेती हूँ, मतलब मैं क्या करती हूँ, एक मल्टीपल चॉइस, अगर हम MCQ वाले जो आजकल हमें देखने को मिलते हैं अगर हम उसमें लेते हैं तो कौन सा सक्सेसफुल है, मल्टीपल चॉइस वाला। क्यों, देखो विश्वसनीयता किस में ज़्यादा रहेगी हमारे पास, मल्टीपल चॉइस में। वैधता किस में ज़्यादा रहेगी, मल्टीपल चॉइस में। इसी तरीके से वस्तुनिष्ठता किस में ज़्यादा रहेगी, मल्टीपल में। क्योंकि देखो हो सकता है कहीं ना कहीं हम कहते हैं, जैसे कि हमारी क्लासेस होती थी तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते थे ना कहीं हम लोगों ने भी फील किया था कि जो टीचर का सारा ध्यान था वो कहीं ना कहीं उन इंटेलिजेंट बच्चों पर ज़्यादा रहता था। ठीक है, ऐसे बहुत कम टीचर्स होते थे कि जो पूरी क्लास पे एक जैसे बच्चों को ट्रीट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता था कि जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे उन पर टीचर्स का ध्यान ज़्यादा रहता था। ठीक है, तो इसलिए ही यहाँ पे हमने क्या करा कि मल्टीपल चॉइस का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अब मल्टीपल चॉइस में तो टीचर कुछ कर ही नहीं सकता। अगर बच्चे का ऑप्शन ठीक है तो उसको नंबर मिलेंगे, अगर बच्चे का ऑप्शन गलत है तो उसको जो नंबर्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। वहीं अगर मैं सब्जेक्टिव की बात करूँ तो वहाँ पे हमारी बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं, जैसे कि मान लो बच्चे की राइटिंग है ना, और बच्चे का प्रेजेंटेशन का तरीका, बच्चे का कंटेंट का तरीका। अब वहाँ पे क्या होता है कि हर एक टीचर का पर्सपेक्टिव ना चेंज हो जाता है हर एक बच्चे को लेकर। हो सकता है बच्चे की राइटिंग को लेकर, ठीक, तो लेकिन जो वैलिड हमारे MCQ क्वेश्चन है वहाँ पे ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जो हम पद्धति लेकर आ रहे हैं यार एग्जाम में, वो क्या आती जा रही है हमारे पास, MCQ। जैसे कि अब तो आपने देखा होगा जो हमारे स्कूल के एग्जामिनेशन होते हैं, जब पुराने टाइम पे एग्जामिनेशन होते थे वो पूरा का पूरा पेपर हमारा सब्जेक्टिव बेस होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो बच्चों के टेस्ट लिए जाते हैं उसमें ट्रू फॉल्स भी होते हैं, उसमें फिलअप्स भी होते हैं, मैचिंग्स भी होते हैं, MCQ भी होते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। तो हर एक तरीके का जो हम एक कहते हैं कि एक हम मिला जुला एक पेपर बना के चलते हैं, ताकि ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे टेस्ट को कम रिलायबल, कम वैलिड बनाते हैं, उनको हटाया जा सके। चलिए इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने आज के 4th पॉइंट की तरफ। तो जो 4th हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। विभेदीकरण। देखो अभी हमने ऊपर वाले पॉइंट में क्या देखा कि हमारा जो टेस्ट है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, मतलब सब बच्चों के लिए सेम बनना चाहिए। लेकिन जब हमने सब बच्चों के लिए सेम टेस्ट बना दिया तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है और कौन बच्चा हमारा डल स्टूडेंट है या कौन बच्चा हमारा स्लो लर्नर है। ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, इस डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा। मतलब जो हमारे क्वेश्चन होने चाहिए वो इस तरीके से डिज़ाइन होने चाहिए कि जो एक अगर बच्चा उसको सॉल्व करता है तो उसके बाद हमें ये पता चल पाए कि वो
वो एक गिफ्टेड बच्चा है या फिर एक वो स्लो लर्नर है। कैसे? जैसे कि जब क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा ऐसे रखे जाते हैं जिसका आंसर जनरली बहुत कम स्टूडेंट्स या फिर मैं कहूँ ना के बराबर स्टूडेंट्स को ही पता होता है। आपने अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखे होंगे तो जब अभी जैसे कि सीटेट होगा, यूपीटेट होगा, या पिछले साल वाला जो सीटेट और यूपीटेट की अगर हम बात करें तो हमें हर बार एक एग्जाम का एनालिसिस देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें हमें क्या पता चलता है कि एग्जाम जो था कितना टफ आया, कितना इजी आया, कितने क्वेश्चंस मॉडरेट रहे या फिर कितने क्वेश्चंस हमारे टफ रहे। तो वो किसके आधार पर पता चल पाता है हमारा कि कितने बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अगर सारे बच्चे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि उसका जो डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो जीरो है, क्योंकि वो ये पता ही नहीं लगा पाएगा कि स्लो लर्नर कौन है या फिर गिफ्टेड स्टूडेंट या फिर एक एवरेज स्टूडेंट कौन है, अगर उसको सभी सॉल्व कर पाएंगे तो। लेकिन अगर कोई हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है जिसे पर्टिकुलरली एक ग्रुप के बच्चे ही सॉल्व कर पाए तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कैसा है, हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, विभेदीकरण कर सकता है अलग अलग टाइप के बच्चों में। ठीक, तो ये थी हमारे पास हमारी डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। कॉम्प्रीहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता। अब देखो नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि व्यापक होना चाहिए, मतलब जब हम टेस्ट बना रहे हैं तो वो बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को टेस्ट कर पाए। जैसे कि अभी हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास 3 एस्पेक्ट होते हैं। एक हमारे पास कॉग्निटिव होता है, एक अफेक्टिव होता है और एक हमारे पास साइकोमोटर होता है। तो बच्चे का जो तीनों पक्ष हैं उसमें जितने भी हमारे पास सब पार्ट्स हैं उसमें हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक हम कहें कि टॉपिक के ऊपर या हर एक जो सब डिविजन्स है उनके ऊपर टेस्ट बन पाए। मतलब उसमें बच्चे के पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हों, उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हों, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी हों, सिचुएशनल क्वेश्चंस भी हों कि अगर बच्चा किसी सिचुएशन में है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये क्या होता है, व्यापकता। मतलब जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, बच्चे से रिलेटेड, बच्चा उन सब चीज़ों को टेस्ट में इंक्लूड किया जाए। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो एग्जामिनर है वो कितना डीप में जा पा रहा है, कितना गहराई में जा पा रहा है किसी टेस्ट को बनाने के लिए, वो क्या कहलाती है, उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस कहलाती है। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस वाली जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमारा बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारे एग्जामिनर पर। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आते हैं हमारे, वो जनरली ऐसे आते हैं कि उसमें पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हमारे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए गए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए गए, किसी टॉपिक से कम क्वेश्चन दिए गए। तो ये क्या है, ये एक जो टीचर की कॉम्प्रिहेंसिवनेस को बताता है, टीचर की नॉलेज की व्यापकता को बताता है। अगर जो हमारे टीचर है उसकी जो नॉलेज है वो हर एक फील्ड में बहुत अच्छी है तो वो क्या करेगा, वो जनरली हर एक चीज़ को इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ताकि हर एक चीज़ इंक्लूड हो पाए तो अब हमने क्या किया, हमने क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया। तो जब हमने क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया तो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को छोटा करना होगा। और क्वेश्चन को छोटा हम किस रूप में कर सकते हैं, उसको फिलअप की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में, मैचिंग्स की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यू की फॉर्म में लिए जाते हैं, ना कि सब्जेक्टिव फॉर्म में लिए जाते हैं। तो यही कहलाता है हमारे पास हमारी कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी कि व्यापकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी बचती है वो है एक टेस्ट की यूज़फुलनेस यानी कि उस टेस्ट की उपयोगिता। मतलब अब देखो, अगर हम बच्चों को कोई टेस्ट लेते हैं तो इसी बात के लिए तो लेते हैं कि वो आगे आने वाली लाइफ में किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब या तो हमें किसी बच्चे को किसी चीज़ के लिए टेस्ट करना हो, या फिर किसी बच्चे को, मान लो कोई बच्चा 5th क्लास में है उसको 6th क्लास में भेजना हो, ठीक है, तो मतलब उस टेस्ट की उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब जैसे अभी आप लोग सीटेट और यूपीटेट का एग्जाम दोगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपके लिए यूज़फुल होगा। तो यही बात है कि अगर हम कोई टेस्ट बच्चे का कंडक्ट करवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके आगे आने वाली लाइफ में, यानी कि उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि उसकी व्यवहारिक लाइफ में वो यूज़ हो रहा हो, तभी उसकी यूज़फुलनेस है, अदरवाइज नहीं। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट के। आज हमने समझा मेजरमेंट इवेल्युएशन के बारे में, और हमने देखा इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। मिलते हैं हम, आई होप आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा,
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इसी के एक और पार्ट के साथ, जहाँ पे हम और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।